पावर को, ये जो मल्टीपल है, मल्टीपल को सेम करना पड़ेगा। तो चलो वी आर गोइंग टू मेक इट 10 टू द पावर 3। तो अगर मैंने इसको 10 टू द पावर 3 किया, मतलब मैंने मल्टीपल को क्या किया हुआ है, बढ़ाया है, लेफ्ट बढ़ाया है। तो जब हम मल्टीपल को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड पर क्या होता है भाई, डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होता है, डेसिमल जो है वो लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा फिर 0.765 हो जाएगा, बराबर है, प्लस, और ये क्या हो जाएगा 2.72 इंटू 10 टू द पावर 3। अब हम क्या करेंगे, खाली ये दो चीजों का एडिशन करेंगे। तो बताइए इन लोग का एडिशन क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट, देन सॉरी ये 2 ले लेते हैं, कितना आ रहा है हमारा, ठीक है। एडिशन चेक कर लीजिए, एडिशन शायद गलत हो गया होगा मेरा, एक मिनट में कर लेता हूँ। क्या है 0.765 और ये है 2.72, 3.485 3.485, ठीक है, ये हमारा आंसर है, गॉट इट। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, एच। एच क्या दिया हुआ है 7.87 इंटू 10 टू द पावर क्या दिया हुआ है वो -4, और इसका सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्ट किया गया है 2.61 इंटू 10 टू द पावर -5 से। हाँ तो चलो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, किसी एक चीज को किसी एक चीज में कन्वर्ट करेंगे। चलो 10 टू द पावर -4 सॉरी 10 टू द पावर -4 को 10 टू द पावर -5 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बताओ यहाँ पर क्या है, क्या किया है हम लोगों ने, 78.7 कम किया, जिसमें फ्रैक्शन राइट को साइड कम किया हुआ है। और जब हम फ्रैक्शन को कम करते हैं तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाता है, राइट साइड, राइट साइड में। तो इसलिए इसको हम कैसे लिखेंगे 78.7 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस 2.61 इंटू 10 टू द पावर -5। तो अब इसका आंसर निकालिए, फिर क्या हो जाएगा 78.7 माइनस कितना है 2.61, ओके डन। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 6, ओके। तो इसका आंसर क्या आ रहा है हमारा 76.09 इंटू 10 टू द पावर -5, गॉट इट, यस सर, ओके। तो ये हमारे सारे के सारे आंसर हो गए। तो इसमें कोई कंफ्यूजन, नो, इज देयर एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन गॉट हियर, नहीं, गुड, ठीक है। चले तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक से हमारा डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, इसका नाम होता है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो नेक्स्ट टॉपिक का हमारा नाम होता है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो देखिए एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ये वो टर्म होते हैं जो जनरली हम लोग लेबोरेटरी रीडिंग्स के लिए यूज करते हैं। जनरली दीस टर्म्स आर यूज्ड फॉर द लेबोरेटरी रीडिंग्स। जब हम कोई प्रैक्टिकल्स करते हैं तो प्रैक्टिकल्स करते टाइम पर हम लोग जो रीडिंग्स लेते हैं लेबोरेटरीज में, वो रीडिंग्स को लिए हम लोग एक्यूरेसी और प्रिसीजन ये दो टर्म यूज करते हैं। अब इसको मैं समझाता हूँ कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। कंसिडर कीजिए कि आपके टीचर ने आप लोगों को एक प्रैक्टिकल दे दिया और उस प्रैक्टिकल का जो रीडिंग है, मतलब जो ट्रू वैल्यू है, मतलब उसकी जो एक्चुअल आंसर आना चाहिए, वो समथिंग समथिंग उसने कुछ दिया हुआ है, उसको मैं ट्रू वैल्यू बोल रहा हूँ, ठीक है। कंसिडर करो कि वो 3.8 वैल्यू है, ओके। एक प्रैक्टिकल दिया है जिसका आंसर 3.8 आना चाहिए। प्रैक्टिकल करने के बाद जो भी आप कैलकुलेशंस करोगे, तो वो कैलकुलेशंस करने के बाद आप लोग का आंसर 3.8 आना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, 4 स्टूडेंट्स रहेंगे। ये 4 स्टूडेंट्स में से हर एक स्टूडेंट ने 3-3 रीडिंग ली हुई है, ओके। और फिर इन तीनों रीडिंग का एवरेज लेते हैं,
ठीक है। तो जैसे हम बात कर लेते हैं कि एक ए नाम का स्टूडेंट है, उसने 3 रीडिंग ली, ठीक है, डन। और वो रीडिंग रहेंगी 3.8, 3.7, 3.8, और इसका आंसर आ रहा है 3.8। ओके। एक दूसरा बच्चा है, ठीक है, जिसकी पर्टिकुलरली रीडिंग्स आ गई 3.5, 3.5 और 3.6, और इसका आंसर जो आ रहा है वो 3.5 आ रहा है, ठीक है। देन एक तीसरा बच्चा है, इसने भी रीडिंग्स ले ली है, ठीक है, और वो रीडिंग ले ली है 3.5, 3.7 एंड 3.9, और इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3.8। और एक बच्चा है, ठीक है, और उसने रीडिंग ले ली है 3.4, 3.6, 3.8, और इसका जो है आंसर आ रहा है 3.6। क्लियर है? डन। तो ऐसे हम मानकर चल लेते हैं कि ये 4 बच्चों की 4 अलग अलग रीडिंग्स है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या है, यहाँ एक्यूरेसी और प्रिसीजन ये टर्म हम कब यूज करेंगे, ठीक है। ट्रू वैल्यू क्या है ये मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ। ट्रू वैल्यू क्या होती है, जो एक्चुअल रीडिंग होती है उसको हम ट्रू वैल्यू कहेंगे, जो आनी चाहिए। लेकिन क्या होते है, जब भी हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल में ऑलवेज एरर के चांसेस बनते हैं। ओके, प्रैक्टिकल में ऑलवेज एरर के चांसेस बनते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान नहीं रहता। कभी कभार जो एपरेटस हम लोग यूज करते हैं उसमें दिक्कत आ जाती है, तो कभी कभार पर्सनल एरर भी क्रिएट हो जाते हैं, मतलब हमारा मूड ही नहीं होता प्रैक्टिकल करने का, है ना, किसी दोस्त के साथ झगड़ा हो गया होता है या मम्मी डैडी के साथ झगड़ा हो जाता है वगैरह वगैरह। तो ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से प्रैक्टिकल्स की रीडिंग जो होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है। तो देखिए यहाँ पर एक्यूरेसी और प्रिसीजन का मतलब क्या होता है। एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि जो आप लोगों की फाइनल वैल्यू होती है, फाइनल वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू, हाँ, तो ये जो आप लोगों की एवरेज वैल्यू होती है वो ट्रू वैल्यू के साथ कितने करीब होती है, ठीक है, उसको कहा जाता है एक्यूरेसी। मतलब जैसे आप लोग की ट्रू वैल्यू 3.8 है, तो अगर आप लोग की वैल्यू 3.8 आएंगी तो आप उस रिजल्ट को क्या कहेंगे, एक्यूरेट कहेंगे। क्या कहेंगे, उस रिजल्ट को एक्यूरेट कहेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है क्या मैंने क्या कहा हुआ है? यस सर। हाँ, तो ध्यान दीजिए, जब आप लोगों की एक्चुअल वैल्यू मतलब जो आप लोग निकालते हो, जिसको अभी हमने एवरेज वैल्यू कहा है, जब आप लोग की एक्चुअल वैल्यू ट्रू वैल्यू के करीब रहता है या फिर प्लस माइनस 0.1 के रेंज में होता है, या फिर कितने के रेंज में होता है, प्लस माइनस 0.1 के रेंज में होता है, मतलब या तो 3.8 या फिर 3.7 या फिर 3.9 के रेंज में अगर वो होता है, तब आप उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, एक्यूरेट रीडिंग कहेंगे। समझ में आ रहा है? तब आप इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे भाई? एक्यूरेट रीडिंग। एक्यूरेट रीडिंग। एक्यूरेट रीडिंग। तो एक्यूरेट रीडिंग कब होंगी आप लोगों की, जब आप लोगों की कौन सी वैल्यू, फाइनल वैल्यू, ध्यान में रखना, कौन सी वैल्यू, फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू। क्या होंगी फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू क्या होंगी? अरे तुम लोग बोलोगे नहीं तो कैसे समझेंगे? अरे फाइनल वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू, फाइनल या एक्यूरेट वैल्यू, फाइनल वैल्यू ट्रू वैल्यू के क्या होंगी, एग्जैक्ट ही होंगी या प्लस माइनस 0.1 के रेंज में होंगी। ध्यान में रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक्यूरेट रीडिंग किसको कहा जाएगा, जब आप लोगों की फाइनल वैल्यू ट्रू वैल्यू के इक्वल होंगी या फिर प्लस माइनस 0.1 के रेंज में होगी, तब आप उसको कौन सी रीडिंग कहेंगे, एक्यूरेट रीडिंग। एक्यूरेट रीडिंग। ओके। अब हम बात करते हैं प्रिसीजन का मतलब क्या होता है, या प्रिसाइज रीडिंग को हम कैसे बोलेंगे। तो प्रिसीजन या प्रिसाइज रीडिंग का मतलब क्या होता है, जब आप लोगों की जो रीडिंग्स होती है, जैसे यहाँ पर 3 रीडिंग्स ली गई है, तो ये 3 रीडिंग्स आप लोगों की रिपीट हो रही है क्या। ओके, मतलब क्या हो रहा है, अगर आप लोग की वही 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 रीडिंग आ रही, इसका मतलब आप पूरा ध्यान देकर वो प्रैक्टिकल कर रहे हो। लेकिन अगर आप लोग की रीडिंग हर बार अलग अलग आ रही है, इसका मतलब आप लोग की गलतियां बहुत ज्यादा हो रही है। ऐसा ही होगा ना, अगर आप बार बार कर रहे हो चीज
और बार बार वही रीडिंग आ रहा है, मतलब आप सारी की सारी चीजें बड़े ध्यान से कर रहे हो। लेकिन अगर आप लोगों की रीडिंग हर बार बहुत ज्यादा चेंज हो रही है तो इसका मतलब आप लोग प्रैक्टिकल ध्यान से नहीं कर रहा है। तो प्रिसीजन का मतलब क्या होता है, जो क्लोजनेस ऑफ रीडिंग होता है, रीडिंग का क्लोजनेस, ओके ध्यान में रखना, रीडिंग का क्लोजनेस विथ ईच अदर, ओके क्लोजनेस ऑफ रीडिंग विथ ईच अदर, क्लोजनेस ऑफ रीडिंग विथ ईच अदर, क्लोजनेस ऑफ रीडिंग विथ ईच अदर, इसको हम क्या कहेंगे, इट विल बी कॉल्ड एज अ प्रिसीजन, इसको हम कहेंगे प्रिसीजन, ओके। और जो क्लोजनेस होती है, ठीक है, क्लोजनेस ऑफ फाइनल वैल्यू, क्लोजनेस ऑफ फाइनल रीडिंग या फिर एवरेज रीडिंग टू द ट्रू वैल्यू, टू द ट्रू वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू के साथ क्लोजनेस होता है उसको हम कहते हैं एक्यूरेट रीडिंग। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये दो चीज ध्यान में रखना। तो प्रिसीजन का मतलब क्या होता है, क्लोजनेस ऑफ रीडिंग विथ ईच अदर, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रिसीजन। जबकि क्लोजनेस ऑफ फाइनल या एवरेज रीडिंग जो होती है ट्रू वैल्यू के साथ में, दैट इज कॉल्ड एज अ एक्यूरेट। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो स्टूडेंट ए है इसके जो 3 रीडिंग्स है ये एक दूसरे के करीब है क्या, क्लोज है क्या? यस सर। यस, ओके, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि स्टूडेंट ए की जो रीडिंग है वो प्रिसाइज रीडिंग है। कैसी रीडिंग है वो? अरे कैसी रीडिंग है? प्रिसाइज रीडिंग। Precise. स्टूडेंट बी की रीडिंग बताइए, स्टूडेंट बी की रीडिंग प्रिसाइज है क्या? है क्या? स्टूडेंट बी की रीडिंग प्रिसाइज है या नहीं है? यस। है ना? Precise reading. क्योंकि आप लोग को जब देखिए प्रिसाइज रीडिंग के लिए आप लोग एवरेज वैल्यू का ट्रू वैल्यू का कोई रिलेशन नहीं, सिर्फ आपस की वैल्यू चेक कीजिए, ये एक दूसरे के करीब है या नहीं है? है. है। है, मतलब ये वैल्यू भी कैसी है? प्रिसाइज। Precise. प्रिसाइज है। अब ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू एक दूसरे के करीब है क्या, बहुत ज्यादा डिफरेंस है? यस सर। डिफरेंस है। डिफरेंस है Difference. बहुत ज्यादा, बराबर है। जैसे पहले रीडिंग और थर्ड रीडिंग में देखिए 0.4 का डिफरेंस आ रहा है, बराबर है, और हर एक रीडिंग में 0.2 का डिफरेंस आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस 0.1 का अलाउ होगा, बराबर है, बट यहाँ जो डिफरेंस है ये काफी ज्यादा है। तो इसका मतलब ये जो रीडिंग है ये प्रिसाइज है क्या? नो। No. नहीं है, बराबर है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, ये वाले जो रीडिंग्स है ये प्रिसाइज है क्या? Not precise. नो सर। No, sir. ये भी प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि इनमें भी काफी ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो स्टूडेंट ए की रीडिंग प्रिसाइज है, स्टूडेंट बी की रीडिंग प्रिसाइज है, स्टूडेंट सी की रीडिंग प्रिसाइज नहीं है, और स्टूडेंट डी की रीडिंग भी प्रिसाइज नहीं है। अब हम इनकी एक्यूरेट रीडिंग देखिए, स्टूडेंट ए की रीडिंग एक्यूरेट है क्या? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. एक्यूरेट Yes, है। sir. Yes. स्टूडेंट बी की रीडिंग एक्यूरेट है क्या? Yes. No. नो। No, sir. नहीं है। कैसे होंगे? इसकी एवरेज वैल्यू 3.5 है, जबकि ट्रू वैल्यू 3.8 है, तो फर्क कितना पड़ रहा है? 0.3 का पड़ रहा है, उसका फर्क चलता क्या? नो सर। No, sir. नहीं। तो इसका मतलब इसकी रीडिंग एक्यूरेट है क्या? नो। No. नहीं। then तीसरे स्टूडेंट की रीडिंग बताइए, एक्यूरेट है क्या? यस Accurate. सर। Yes. Yes, sir. एक्यूरेट है। और चौथे स्टूडेंट की रीडिंग एक्यूरेट है क्या? नो No. सर। No, sir. नहीं है, बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि स्टूडेंट ए, जो स्टूडेंट ए है हमारा, स्टूडेंट ए की रीडिंग प्रिसाइज है यस सर। या नहीं है? Yes, sir. हाँ, और एक्यूरेट, यस सर। Yes. मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि स्टूडेंट ए इज बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। स्टूडेंट ए जो है ये दोनों भी है, प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। हाँ। अब स्टूडेंट बी की बात करो, स्टूडेंट बी कैसा है? प्रिसाइज।
स्टूडेंट बी इज प्रिसाइज, वो प्रिसाइज है और एक्यूरेट नहीं है। No. बट नॉट एक्यूरेट, बट वो एक्यूरेट नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। नाउ स्टूडेंट सी के बारे में बताइए, क्या है स्टूडेंट सी? एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। एक्यूरेट है और प्रिसाइज, नहीं है। प्रिसाइज है क्या नहीं है। स्टूडेंट सी? नहीं है। नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? स्टूडेंट सी इज नॉट प्रिसाइज बट एक्यूरेट, वो प्रिसाइज नहीं है बट एक्यूरेट है। बराबर है? क्लियर? अब बताओ स्टूडेंट Yes, डी sir. क्या है? स्टूडेंट डी इज Not precise or not accurate. Neither precise nor accurate. वेरी गुड, इज नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। समझ में आ रहा है? तो ये होता है आप लोगों का एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। समझ में आ गया एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन को कॉन्सेप्ट। ओके, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए मैंने बता दिया है। ओके, तो चलिए अभी आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो आगे का कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोग को अच्छे से पता ही होगा अनडाउटली, और वो होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, सुना है या नहीं सुना है? सुना है। Yes, sir. तो आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं ये भी पता है, और सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल जो डिटरमाइन करते हैं वो रूल भी पता होंगे। बराबर है? Yes, sir. तो बताइए क्या होता है? अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं वो एक्चुअली किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं बताइए मुझे। व्हाट द सिग्निफिकेंट फिगर्स रिप्रेजेंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, या फिर वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? NA. एनए? एनए तो एवोगाड्रो नंबर होता है रे बेटा। एनए इज द एवोगाड्रो नंबर, वो तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस ही नहीं किया। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों हम, आप लोगों को पता है ना सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगर आप लोगों ने जेई के क्लासेस अगर आप कर रहे होंगे, काफी सारे बच्चे एम के क्लासेस वाले, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स तो वहां पर हो चुका है, इफ आई एम रॉन्ग, है ना? तो फिर आप ऐसे कैसे भूल जाते हो यार? Yes. तो बताइए सिग्निफिकेंट फिगर्स किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इसको समझना जरूरी क्यों होती है, ये किस चीज को इंडिकेट करता है? Doubtful digit. डाउटफुल डिजिट, वेरी गुड। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होता है ये क्या करता है, ये एक अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करता है। अनसर्टेनिटी ध्यान में रखना, सिग्निफिकेंट जो फिगर्स होता है ये क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलरली एक्सपेरिमेंटल या कैलकुलेटेड वैल्यू की जो क्या होती है, अनसर्टेनिटी होती है। क्योंकि आप लोग मुझे बताओ, अगर मैंने एक कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, 6.0345 इंटू 33.894 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 4.314 इंटू 10⁻⁻⁴ वगैरह वगैरह वगैरह, और मैंने इसका आंसर बोल दिया कि भाई इन लोगों का जो आंसर है ना वो 7.89 इंटू 10⁻⁻13 है। तो मुझे बताओ, ये जो मैंने आंसर आप लोग को बताया हुआ, आप लोग बोल सकते हो क्या ये आंसर बिल्कुल सर्टेन है? सर्टेन मतलब जैसा आप लोगों ने किया है बिल्कुल वो परफेक्ट है, ऐसा बोल सकते हो क्या? बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते। देखिए, जब हम कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं या कोई भी कैलकुलेशंस करते हैं, तो उसमें जो भी कोई वैल्यूज आएंगी हम लोग कभी नहीं बोल सकते कि वो वैल्यूज बिल्कुल सर्टेन है। ठीक है, कम से कम देखिए इस केस में 7.89 ये सर्टेन हो सकता है, लेकिन इसके बाद में अगर मैंने कुछ डाला होता तो जरूरी है क्या कि वो जो वैल्यू है वो बिल्कुल सर्टेन है, वो वही है? नहीं, अगर मुझे और जान पर आ गया, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन से भी करने देखोगे ना, ठीक है, सिंपली अगर आप कैलकुलेटर भी यूज करो और सिंपली ये वाली चीजों का भी कैलकुलेशन करो, तो आप लोग को जो आंसर आ जाएगा 3.4968 वगैरह वगैरह वगैरह, लंबा चौड़ा आंसर आता है। बराबर है?
तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हो जाता है कि यहाँ पर कुछ वैल्यूज जो होते हैं वो बिल्कुल फिक्स होते हैं। जैसे आप लोग को बोला कि भाई इसका आंसर दे दो, तो आप बोलोगे कि सर चलो इसका आंसर 3.49 लिख लेते हैं। इसका मतलब ये जो बाकी की जो डिजिट्स है ये आप लोगों के क्या है, अनसर्टेन डिजिट है। ये क्या होते हैं आप लोगों के अनसर्टेन डिजिट होते हैं। ओके, और ये जो डिजिट होते हैं ये सर्टेन डिजिट होते हैं। ओके, तो ये जो अनसर्टेन डिजिट्स होते हैं इसके बारे में आप लोग को कौन जानकारी देता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये आप लोग को जानकारी देता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा है? ओके, अब देखिए किसी भी पर्टिकुलरली डिजिट में अगर मैं कोई भी डिजिट लिख लेता हूँ, जैसे कंसीडर कीजिए 3.49। ओके, तो किसी भी डिजिट में क्या होता है, जो लास्ट डिजिट होता है, अगर आप लोगों को पूछा गया कि भाई इस डिजिट में अनसर्टेन डिजिट कौन सा है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 9. अनसर्टेन डिजिट कौन है? 9, एग्जैक्टली। तो किसी भी डिजिट में जो लास्ट डिजिट होता है ना, वो लास्ट डिजिट हमेशा कैसे होता है, अनसर्टेन होता है। लास्ट डिजिट इज ऑलवेज एन अनसर्टेन। और ये जो लास्ट डिजिट होता है इसकी जो अनसर्टेनिटी होती है वो हम देते हैं प्लस माइनस 0.1 से। ओके, इसकी अनसर्टेनिटी कैसी होती है, प्लस माइनस 0.1 से। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या? 0.1 बोल दीजिए या फिर 1 बोल दीजिए ना, सॉरी 0.1 नहीं, 1 से इसकी की जगह 8 भी हो सकता है तो भी चलेगा, या फिर ये 9 की अगर एक और वैल्यू डाल देंगे 10 हो जाएगा, तो मतलब ये 3.50 भी हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ये जो अनसर्टेनिटी होती है, इस अनसर्टेनिटी के बारे में कौन जानकारी देता है आप लोगों को, सिग्निफिकेंट फिगर्स जानकारी देता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि भाई कोई भी डिजिट में सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, विच आर द पर्टिकुलरली रूल्स विच कैन बी ओबे, ठीक है, और विच कैन बी फॉलोड टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ गिवन डिजिट। तो चलिए बताइए, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग significant figures, rules for determining significant figures। तो बताइए, रूल्स आप लोग को पता ही होंगे, चल में फटाक से बताइए। सबसे पहला रूल क्या होता है, all non-zero digits are significant। सबसे पहला रूल ध्यान में रखिएगा, क्या है सबसे पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। समझ में आ रहा है? देन जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक लिख लिया 876, तो इसमें टोटल डिजिट कितने हैं, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, 3 डिजिट्स है, बराबर है। तो 8, 7 और 6, और ये सब के सब कैसे है, नॉन जीरो डिजिट्स है, मतलब जीरो नहीं है। ओके, और अकॉर्डिंग टू रूल जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, सारे के सारे कैसे होते हैं, Significant. Significant. सिग्निफिकेंट। मतलब हमने अब क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पर्टिकुलरली डिजिट है, इट हैज हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, इट हैज 3. 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ठीक है, डन। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, सिग्निफिकेंट्स होते हैं। ओके, डन। अब हम बात करते हैं नॉन जीरो डिजिट्स की, तो बात कर ली, अब हम बात करते हैं जीरो कि भाई जो जीरो होता है वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है या सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो बताइए, आप लोगों को पता है वो सिग्निफिकेंट होता है या नहीं होता है? सिग्निफिकेंट होता है। जीरो जो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है या नहीं होता है? होता है। जीरो जो होता है वो सिग्निफिकेंट होता भी है या फिर वो सिग्निफिकेंट नहीं भी होता है। ध्यान में रखना, जीरो सिग्निफिकेंट भी हो सकता है या फिर वो नॉन सिग्निफिकेंट भी हो सकता है, और वो डिपेंड करेगा उसके पोजीशन पर, इसके ऊपर डिपेंड करेगा उसके पोजीशन पर। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीरो जो होता है वो सिग्निफिकेंट कब कब होता है।
तो सबसे पहला, इफ इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, अगर वो नॉन जीरो डिजिट्स के इन बिटवीन प्रेजेंट है तब वो सिग्निफिकेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर एक वैल्यू लिख लूं 2043, तो यहाँ पर देखिए 2 जो है 2 ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है? है। टेल मी। है। क्यों सिग्निफिकेंट है ये? व्हाई 2 इज अ नॉन सिग्निफिकेंट? जीरो वैल्यू, नॉन वेरी गुड, जीरो, बिकॉज इट इज अ नॉन जीरो। 4 ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है? है। क्यों है? नॉन नॉन जीरो जीरो। डिजिट, जीरो डिजिट। 3 सिग्निफिकेंट है या नहीं है? है। व्हाई? नॉन नॉन जीरो जीरो डिजिट। जीरो डिजिट। नॉन जीरो। नाउ दिस जीरो, ये जीरो सिग्निफिकेंट है? यस। क्यों है? क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं। नॉन जीरो डिजिट के बीच में, बराबर है। तो ये चीज होती है कि भाई जीरो जो होता है आप लोगों का, ये क्या होता है? सिग्निफिकेंट होता है। कब होता है? कब होता है? जब वो दो नॉन जीरो डिजिट के जब वो बीच में कोई आए। जब वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में होता है। सेकंड केस इधर लिख लेता हूं, ठीक है, कि ये और सिग्निफिकेंट कब हो सकता है। ठीक है, इफ इट इज प्रेजेंट ऑन राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट। एंड नॉन जीरो डिजिट, ऐसा लिख। If it is present on right side of decimal and non-zero digit, okay, जैसे for example 6.0 मीटर, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर बताइए 6 जो है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है? सिग्निफिकेंट है। ओके, और 0 जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट। क्यों? इस रूल के हिसाब से। क्यों? क्योंकि देखिए ये डेसिमल के राइट साइड में है और एज वेल एज 6 के भी कहा है? राइट साइड में है। समझ में आ रहा है? 6 ये नॉन जीरो डिजिट है, तो ये डेसिमल और आप लोगों के नॉन जीरो डिजिट दोनों के भी राइट साइड में है। इसका मतलब ये कैसा है? सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट है। समझ में आ रहा है? ओके, अब ध्यान दीजिए मैंने ऐसा क्यों बोला कि राइट साइड ऑफ डेसिमल एज वेल एज नॉन जीरो दोनों के भी राइट साइड में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये ऐसी केस होती, कैसी केस होती, ठीक है, कि आप लोगों का जो जीरो है, इफ it is present on right side of decimal but on left side of first non zero digit, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मैं ये आप लोग को बता रहा हूं कि भाई ये नॉन सिग्निफिकेंट कब होता है, जीरो जो होता है वो नॉन सिग्निफिकेंट कब होता है। तो इसकी ये पहली केस है, ठीक है, कि अगर आप लोगों का जीरो डेसिमल के तो राइट साइड में है बट ठीक है, वो नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट साइड में आ रहा है। गॉट इट? और एक पहला रूल, इससे पहले एक रूल मेरे को बता देना चाहिए था, वो मैं बता देता हूं पहले। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि भाई डेसिमल जो है वो सॉरी जीरो जो है वो डेसिमल के कौन से साइड पर रहने पर सिग्निफिकेंट हो जाता है? राइट साइड पर। तो वही अगर जीरो लेफ्ट साइड पर होता है, इफ इट इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड
ऑफ डेसिमल, अगर वो डेसिमल के लेफ्ट साइड पर होता है तो वो सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। 0.4 मीटर, ओके। तो यहाँ पर 0 जो है वो कैसा है, सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है? नॉन सिग्निफिकेंट। नॉन सिग्निफिकेंट। तो क्योंकि वो डेसिमल के लेफ्ट लेफ्ट साइड में। साइड। लेफ्ट साइड में आ गया, तो इसीलिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 1। 1 1 हो गया, वेरी गुड। अब ये वाले केस में देखिए, ये मैंने यहाँ पर क्या बोला है कि 0 अगर डेसिमल के राइट साइड पर होगा तो वो सिग्निफिकेंट होगा। जैसे ये वाला 0 देखिए, ये 0 डेसिमल के राइट साइड पर आ रहा है और ये लेफ्ट साइड पर आ रहा है, तो ये लेफ्ट साइड पर आ रहा है मतलब ये कैसा होगा? नॉन सिग्निफिकेंट। ये नॉन सिग्निफिकेंट हो रहा है। बट ये वाला राइट साइड पर आ रहा है तो ये कैसा होना चाहिए? सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट होना चाहिए। बट रूल ध्यान दीजिए, रूल क्या है कि वो राइट साइड ऑफ डेसिमल बट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो,